देखिए चैप्टर 5 स्टार्ट आज हम लोग करेंगे थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। और इस चैप्टर में 3 ट्रेवलर का जिक्र होगा। तीनों का सेपरेटली हम पढ़ेंगे और तीनों को तैयार अच्छे से कर लेना होगा, क्योंकि इससे हर एक पैराग्राफ से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इंट्रोडक्शन ही है, व्हाई पीपल ट्रेवल्ड, लोग आखिर यात्राएं क्यों किया करते थे। तो 3 रीजंस दिए गए हैं, तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्राएं करते थे, या फिर एज ट्रेडर्स, मर्चेंट, सोल्जर, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, और सिंपली दे वर ड्रिवन बाय द सेंस ऑफ एडवेंचर, यानी कि साहस के लिए, एडवेंचर करने के लिए, या पिलग्रिम तीर्थ यात्रा करने के लिए, या पुजारी के तौर पे, सैनिक के तौर पे लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे। तो वाई पीपल ट्रेवल्ड में ये तीनों पॉइंट याद रखना है, या तो काम की तलाश में, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, या व्यापारी के तौर पे, सोल्जर्स के तौर पे, पिलग्रिम्स के तौर पे। ये सारे पॉइंट्स याद कर लेंगे। इस चैप्टर में 3 ट्रेवलर्स का जिक्र होगा। सबसे पहले है अल्बर्नी, जो सबसे पहले आते हैं 11वीं सेंचुरी में उज्बेकिस्तान से, और उस वक्त रूलर था गजनी। ये याद रखना है ये तीनों पॉइंट्स, कि अल्बर्नी कहाँ के थे, उज्बेकिस्तान के। कब आते हैं, तो 11वीं सेंचुरी में। और उस वक्त भारत में कौन आता था या रूल करता था। हालांकि गजनी ने रूल नहीं किया, लेकिन फिर भी रूलर कौन थे, गजनी। दूसरे ट्रेवलर का जिक्र है इब्न बतूता, जो कि मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका के थे, और ये आते हैं 14वीं सेंचुरी में, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे रूल करता था। और तीसरे ट्रेवलर हैं फ्रैंकोइस बर्नियर, जो कि फ्रांस से हैं और 17वीं सेंचुरी में आते हैं, और उस वक्त मुगल एम्पायर के दारा सुको रूलर थे। कौन ट्रैवलर कौन से स्थान से, कब और किनके टाइम पीरियड में आता है, ये चारों पॉइंट आपको तैयार करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। जैसे आपको क्रोनोलॉजी में लिखने के लिए भी आ सकता है कि कौन पहले आया, 11वीं सेंचुरी में अल्बर्नी, इब्न बतूता, और तब 17वीं सेंचुरी में फ्रैंकोइस बर्नियर। एक और तरीका है इसको याद करने का, कि कैसे आप याद रखेंगे कि कब से कब तक कौन आया। 11वीं सेंचुरी प्लस 3 इज 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी प्लस 3 इज 17th सेंचुरी। ऐसे करके आप याद रखेंगे तो 11वीं शताब्दी के 3 सेंचुरीज बाद इब्न बतूता आता है, और 14th सेंचुरी से 3 सेंचुरीज के बाद फ्रैंकोइस बर्नियर आते हैं 17th सेंचुरी। तो ऐसे करके आप इस पॉइंट को तैयार कर लोगे। अब चलते हैं हम अल्बर्नी की तरफ, फ्रॉम ख्वारिज्म टू द पंजाब। सबसे पहले देखते हैं कि उनकी लाइफ स्केच को, कि आखिर उनकी जीवनी, छोटी सी एक जीवनी आपकी दी गई है, जो कि याद करने लायक है। 1 मार्क्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से आएंगे, और ऐसे लाइफ स्केच लिखने के लिए भी आता है। तो अल्बर्नी वॉज बोर्न इन 973 एडी इन ख्वारिज्म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। ख्वारिज्म जो कि उज्बेकिस्तान का ही एक हिस्सा है, वहीं उनका जन्म 973 में होता है। He received the best education available at that time, and he was well versed in several languages like Syriac, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit. हमने आपको बताया था कि ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से सवाल आ सकता है कि कौन सा लैंग्वेज वो जानते थे, और ऑप्शंस में इन सभी लैंग्वेज के इतर एक कोई लैंग्वेज दे दिया जाएगा। तो इसको कैसे याद रखना है, तो साफ्स, इन सभी लैंग्वेजेस के फर्स्ट लेटर को आप देखिए, SAPHS, साफ्स, ऐसे करके आप याद रखेंगे। तो सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हेब्रू एंड संस्कृत, ये आपको याद हो जाएगा। He didn't know Greek, but he was familiar with the works of Plato and other Greek philosophers, having read them in Arabic translations. याद रखना है इस पॉइंट को, ये एक्सेप्शन है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अल्बर्नी को ग्रीक भाषा नहीं आती थी, लेकिन प्लाटो, अरस्तु, अरिस्टोटल जिसको कहते हैं, इन सब ने ग्रीक लैंग्वेज में ही लिखा।
तो उन सभी ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में उनको जानकारी थी। कैसे? तो उन्होंने उन सभी किताबों की अरेबिक ट्रांसलेशंस पढ़ ली थी। इन 1017 AD, Sultan Mahmud invaded Khwarizm and Al-Barni. He was brought to Ghazni along with several scholars and poets. सुल्तान महमूद यानी गजनी का जो शासक है वो इन्वेड करता है ख्वारिज्म पे हमला करता है एंड अलबर्नी को अपने साथ गजनी लेकर के आ जाता है along with several scholars and poets। बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे कवियों को वो लेकर के आता है, उसमें अलबर्नी भी था। And he arrived in Ghazni as a hostage, but he gradually developed a liking for the city where he spent the rest of his life until his death at the age of 70। वो गजनी आता नहीं है खुद से, उसको लाया जाता है एज अ होस्टेज, बंदी बना करके। लेकिन धीरे धीरे इस शहर के लिए, गजनी के लिए उसका प्रेम उमड़ आता है, जहां पे वो पूरी जिंदगी अपना यही बिताता है until his death at the age of 70। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने की उम्र में अलबर्नी की डेथ हुई? 70 इयर्स, ये ध्यान में रखना है। और होस्टेज के तौर पे लाने के बावजूद सिटी के लिए उसकी लाइकिंग कैसे डेवलप हो गई, ये एक सवाल 3 मार्क्स या 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे वो अगले पॉइंट में आप पढ़िए। इंटरेस्ट इन इंडिया, हाउ ही डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर द सिटी। तो इन गजनी ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया, यहां एन होगा। संस्कृत वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन had been translated into Arabic from the 8th century onwards। एस्ट्रोनॉमी पे, मैथमेटिक्स पे और मेडिसिन पे, इन सब पे जो संस्कृत भाषाओं में लिखी गई किताबें थी उनका ट्रांसलेशन अरेबिक में 8th सेंचुरी से ही होने लगा था। एंड व्हेन पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ गजनविद एम्पायर, contacts with the local population helped create an environment of mutual trust and understanding। जब पंजाब गजनवी एम्पायर का हिस्सा बन गया, आप सभी को पता होना चाहिए गजनवी एम्पायर, गजनवी यानी महमूद गजनी जो था, उसी के बाद मोहम्मद घोरी इन्वेड करता है और मोहम्मद घोरी का ही एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है इंडिया के अंदर। तो पंजाब जब गजनवी एम्पायर का पार्ट बन जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है, तो लोकल पॉपुलेशन के साथ रहने के बाद उसके साथ जब कांटेक्ट होती है तो इट हेल्प क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे के ऊपर भरोसा और एक दूसरे की समझ डेवलप हो जाती है अलबर्नी के साथ। एंड अलबर्नी he spent years in the company of Brahmin priests and scholars, learning Sanskrit and studying religious and philosophical texts। अलबर्नी बाकी अपना समय यहाँ के जो ब्राह्मण पुजारी थे या विद्वान थे उन सब के साथ में व्यतीत करता है, उनसे संस्कृत सीखता है। एंड ही स्टडीड रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, यहाँ की जो धार्मिक और जो फिलोसॉफी से रिलेटेड टेक्स्ट थी, किताबें थी, उसका अध्ययन करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्राह्मण पृष्ठ के साथ में रह के वो क्या क्या चीजें सीखता है या पढ़ता है? तो संस्कृत भाषा सीखता है और रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को पढ़ता है, यहाँ की धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, ये ध्यान में रखना है। ही ट्रेवल्ड वाइडली इन द पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। वह नॉर्दर्न इंडिया और पंजाब के इलाके में बहुत घूमता है और धीरे धीरे ऐसे ही उसका इंटरेस्ट यहाँ के ब्राह्मण पृष्ठ के साथ, स्कॉलर्स के साथ समय व्यतीत करने के बाद जब म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग की जो इमोशंस हैं वो डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद उसकी लाइकिंग, उसकी इंटरेस्ट इस सिटी के लिए बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन आएगा कि हाउ ही ग्रेजुअली डेवलप्ड द लाइकिंग फॉर द सिटी। तो उसमें आप इंटरेस्ट इन इंडिया वाले सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। हाँ, यदि 8 मार्क्स में आता है तो आप ये भी मेंशन करोगे कि आखिर उसको लाया कैसे गया, एज अ होस्टेज,
यानी कि बंदी बना करके लाया गया 1017 में सुल्तान महमूद जब ख्वारिज्म पे अटैक करता है। अब बात करते हैं टॉपिक 1.2 जिसमें किताबुल हिंद का जिक्र होगा। किताबुल हिंद ये वो पुस्तक है, ये वो बुक है जिसे अलबर्नी ने लिखा था। तो सबसे पहले इस बुक का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। किताबुल हिंद वॉज रिटन इन अरेबिक, अरबी भाषा में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। इट इज सिंपल एंड ल्यूसिड। ये जो किताबुल हिंद लिखी गई अरेबिक में, वो काफी सरल भाषा में, काफी सिंपल लैंग्वेज यूज किया गया, एज वेल एज ये काफी स्पष्ट है सारे पॉइंट्स को लेकर के। इट इज अ वॉल्यूमिनस टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही वॉल्यूमिनस टेक्स्ट है, ये बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है जिसमें कितने चैप्टर्स हैं, तो कितने चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। 80 चैप्टर्स हैं किताबुल हिंद में। It deals on subjects such as religion and philosophy, festivals, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weights and measures, iconography, laws and metrology। ये सारे पॉइंट्स तो हैं ही, इन सभी को आप ध्यान में रखोगे, लेकिन स्पेशली इसमें मेट्रोलॉजी को आप ध्यान दो। मेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि ये आपके बुक के कॉर्नर में दिया हुआ है, तो यहां से 1 मार्क्स का सवाल पूछा जा सकता है। तो मेट्रोलॉजी क्या है? इट इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। कौन कौन से सब्जेक्ट को ये डील करता है किताबुल हिंद, कौन कौन से विषय वस्तु को किताबुल हिंद में इंक्लूड किया गया अलबर्नी के द्वारा? तो रिलीजन एंड फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, 2-3 पॉइंट्स यहां से आप ध्यान रखोगे, और लास्ट में मेट्रोलॉजी क्या है ये ध्यान में रखोगे, तो आसानी से ये इसको आप हैंडल कर सकते हैं। जनरली अल्बर्नी एडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन हो गया। अल्बर्नी एडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर। हाउ? यही सवाल आता है कि काफी विशिष्ट शैली का उसने प्रयोग किया है इस पुस्तक किताबुल हिंद को लिखने में। कैसे? इसको जस्टिफाई कीजिए। तो इट बिगेन विथ अ क्वेश्चन। जब भी इसका कोई भी कंटेंट किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट पे लिखा जाता है, इट यूजुअली बिगिन विथ अ क्वेश्चन। एक सवाल से वो शुरू करते हैं। फॉलोइंग दिस विथ अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। उस क्वेश्चन को पूछने के बाद एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है बेस्ड ऑन सांस्कृतिक ट्रेडिशन। जो भी यहाँ के ट्रेडिशन में प्रचलित है, जो यहाँ की पुस्तकों में रेफर किया गया है, उसका हवाला देते हुए उसको सोर्स के तौर पे यूज करके एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है। एंड कंक्लूडिंग विथ अ कंपैरिजन विथ अदर कल्चर्स। और कंक्लूजन में दूसरी संस्कृतियों में क्या हो रहा है, दूसरे ट्रेडिशंस में क्या हो रहा है, उसके साथ कंपेयर करके कंक्लूड कर दिया जाता है। तो हाउ अल्बर्नी adopted a distinctive structure in his book Kitabul Hind? So it generally began with a question, and after that a description based on Sanskritic tradition is given, and then while concluding he compared it with other cultures। ये पूरा chronological order में आप तैयार कर दोगे। Some scholars have argued that this almost geometric structure, remarkable for its precision and predictability, owed much to his mathematical orientation। कि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर जो इस किताब की है, जिसमें प्रिसीजन, काफी प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एज वेल एज प्रेडिक्टेबिलिटी है, इसमें पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे वाले टॉपिक में क्या दिया गया होगा। ये चीजें अल्बर्नी के मैथमेटिकल ओरिएंटेशन को दिखाती हैं, गणित, मैथ्स की तरफ उसकी जो झुकाव थी उसको शो करती है। अब बात करते हैं फॉर whom he intended his work। किनके लिए वो लिखा करता था? अल्बर्नी wrote in Arabic and he intended his work for the peoples living along the frontiers of the subcontinent। जो भारत की सीमाओं में रहते थे, पश्चिम की सीमाओं में, वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, प्रोबेबली वो उन्हीं के लिए लिखा करता था। He was familiar with the translations and adaptations of Sanskrit, Pali
and Prakrit text into Arabic. संस्कृत, पाली और प्रकृत भाषाओं में लिखी गई जितनी भी किताबें थीं जिनको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, उन सभी से वो परिचित था, फेमिलियर था. बट he was also critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. उसे पता थी कि अरेबिक भाषा में प्रकृत, संस्कृत और पाली लैंग्वेजेस में जो भी पुस्तकें ट्रांसलेट करी गई हैं वो ठीक है, वो परिचित था उससे, उसे जानकारी थी, बट ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल अबाउट दैट. वो चाहता है कि जिस तरीके से ट्रांसलेशन करी गई है वो उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता है. सुधार क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशंस एक्चुअल मीनिंग को शो नहीं करती. एक यहां पे बॉक्स दिया हुआ है हिंदू के बारे में. द टर्म हिंदू was derived from an old Persian word which was used in 6th to 5th century BCE to refer to the region east of river Sindhu, that is Indus. पुरानी पर्शियन वर्ड से डिराइव्ड ये हिंदू है, जिसका इस्तेमाल सबसे पहली बार कब हुआ? तो 6th to 5th century BCE, बिफोर कॉमन एरा. और ये टर्म किसके लिए यूज होता था? It referred to the region east of the river Sindhu. The Arabs continued the Persian uses and called this region Al-Hind and its people Hindi. ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया. अरब लोग जब भारत आते हैं तो उन्होंने इस क्षेत्र को कहा अल-हिंद और यहां के लोगों को कहा हिंदी. Later, the Turks referred to the people east of the Indus as Hindu. बाद में चल के जब तुर्क आते हैं भारत में तो उन्होंने यहां के इंडस रिवर के ईस्ट में जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहना शुरू करता है. एंड देयर लैंड एज हिंदुस्तान, उनकी जमीन को हिंदुस्तान कहना शुरू करता है. एंड देयर लैंग्वेज एज हिंदावी, उनकी भाषा, जो भाषा ये लोग बोलते हैं उसको हिंदावी कहता है. ध्यान रखना है, अरब्स जब आए तो उन्होंने इस क्षेत्र को कहा अल-हिंद और यहां के लोगों को कहा हिंदी. लेकिन जब तुर्क आते हैं तो यहां के लोगों को हिंदू कहते हैं और जमीन या इस क्षेत्र को कहते हैं हिंदुस्तान, और उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी उसको कहते हैं हिंदावी. None of these expressions indicated the religious identity of the people. हिंदू कहीं से भी धर्म नहीं दिखाई पड़ता है इन सभी वर्ड्स से. And it was much later that the term developed religious connotation. धर्म से इसको बहुत बाद में जोड़ दिया गया कि हिंदू एक धर्म है. अदरवाइज हिंदू वेयर पीपल हु वेयर लिविंग इन द ईस्ट ऑफ रिवर इंडस. खैर, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जिसको आपको तैयार कर लेना चाहिए. अब चूंकि पहला के बाद दूसरा टॉपिक जो है वो आपका इब्न बतूता के विषय में है, लेकिन अल-बर्नी हम शुरुआत कर चुके हैं तो अल-बर्नी को कंप्लीट करेंगे. तो इसलिए चौथा टॉपिक अब दूसरे टॉपिक के तौर पे हम पढ़ेंगे. मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल-बर्नी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन. सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने में जो भी बाधाएं, जो भी बैरियर्स आती हैं उसको कैसे वो जीतता है, उन पे कैसे वो विजय प्राप्त करता है, ये देखिए. ट्रैवलर्स ऑफन कंपेयर्ड व्हाट दे सॉ इन द सबकॉन्टिनेंट विथ प्रैक्टिसेस दे वेर फैमिलियर. कोई भी यात्री जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो उसके बाद जो भी प्रैक्टिसेस वो देखता है, जो भी यहाँ पे प्रचलन देखता है, जो भी यहाँ पे कस्टम्स देखता है, तो जिससे वो फेमिलियर हो, जिससे वो पहले से परिचित हो, उसी से वो कंपेयर करता है और समझने की कोशिश करता है. एंड सो ईच ट्रैवलर अडॉप्टेड डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजीज टू अंडरस्टैंड व्हाट दे ऑब्जर्व्ड. जो कुछ भी दिखा उसको अपने तरीके से सबने समझने का प्रयत्न किया, हर एक यात्री ने, हर एक ट्रैवलर. और ये दोनों पॉइंट इंट्रोडक्शन में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. ट्रैवलर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये दो पॉइंट को
एज एन इंट्रोडक्शन इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर। अल-बर्नी, he was aware of the problems inherent in the task he had set himself. अल-बर्नी को वो परेशानियां पता थी कि क्या क्या परेशानियां उसको आने वाली, जो टास्क वो अपने आप को रखता है, वो टास्क उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी उससे वो परिचित था। He discussed several barriers that he felt obstructed understanding. भारतीय संस्कृति को समझने में जो भी चीजें, जो भी बैरियर्स आने वाली हैं, जो भी रुकावटें आने वाली हैं, उसको उसने डिस्कस करा था। क्या क्या थे वो बैरियर्स? द फर्स्ट बैरियर वाज लैंग्वेज, एंड अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्सियन दैट आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स could not be easily translated from one language into another. सबसे पहला बैरियर उसने बताया कि यहां की भाषा है। संस्कृत अरेबिक और फारसी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट संस्कृत में लिखे गए हैं उनको आसानी से दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करना मुश्किल है, क्योंकि यहां एक ही शब्द को अलग अलग रूप में यूज किया जाता है, या फिर अलग अलग शब्दों का एक ही अर्थ निकल के आता है, जिसके कारण संस्कृत का ट्रांसलेशन मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू हिम द सेकेंड बैरियर वाज डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जो भी यहाँ की प्रथाएं थी, जो भी यहाँ की धार्मिक विश्वास थे, उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस था जिसके कारण अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, भारतीय संस्कृति को समझने में परेशानी होगी। तो सेकेंड बैरियर अकॉर्डिंग टू हिम वाज डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड द थर्ड बैरियर वाज सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड कंसिक्वेंट इंसुलरिटी। यानी कि यहां के लोगों में जो अभिमान की भावना है और उसकी वजह से जो नैरोनेस आती है, ये उसके लिए तीसरी बैरियर थी भारत की संस्कृति को समझने के लिए। तो बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग में 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। पहली थी लैंग्वेज, दूसरी थी जो यहाँ के धार्मिक विश्वास और जो यहाँ के प्रथाएं थी उनमें डिफरेंसेस, और तीसरी थी सेल्फ एब्जॉर्प्शन, जिसके कारण इंसुलरिटी यहाँ के लोकल पॉपुलेशन में आ जाती है, संकीर्णता आ जाती है। ये तीसरा बैरियर हुआ। इवन दो ही वॉज अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, he depended almost exclusively on the works of Brahmins, often citing passages from the Vedas and the Purans, the Bhagavad Gita, the works of Patanjali, the Manusmriti, etc., to provide an understanding of Indian society. अभी आपने देखा कि काफी डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर है इनके लिखने का किताबुल हिंद में। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं और सांस्कृतिक ट्रेडिशन में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, जो किताबें हैं, उनको रेफर करते हुए एक डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो भारतीय समाज को समझने के लिए, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए पूरी तरह से वो ब्राह्मण के जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद, पुराण, भागवत गीता, पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तकें, मनुस्मृति यानी धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, इन सभी को वो रेफर कर रहे हैं, और ये सारे के सारे वर्क सांस्कृतिक ट्रेडिशन में आते हैं। तो दैट्स व्हाई ही वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वर्क्स ऑफ ब्रह्म इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। अब चलते हैं अल-बर्नीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। यहां की जाति व्यवस्था को लेकर के उसने क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले सर्चिंग फॉर पैरेलल्स इन अदर सोसाइटी। क्या कास्ट सिस्टम इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव था? क्या ऐसी सिस्टम किसी और सोसाइटी में नहीं थी? तो अल-बर्नी ट्राइड टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन अदर सोसाइटीज। बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आता है कि कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए अल-बर्नी ने क्या किया। तो ही लुक्ड फॉर पैरेलल्स इन अदर सोसाइटीज। दूसरी सोसाइटीज में, दूसरे समाजों में, दूसरी समुदायों में वो ढूंढता है कि क्या ऐसी कोई सिस्टम थी, एंड ही नोटेड
that in ancient Persia, 4 social categories were recognized. वो लिखते हैं कि पुरानी जो पर्सिया है वहां पे 4 सोशल कैटेगरीज एग्जिस्ट करती है। पहली सोशल कैटेगरी है नाइट्स एंड प्रिंसेस की, दूसरी है मॉन्क्स, फैट प्रीस्ट्स एंड लॉयर्स की, तीसरी है फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट्स की, एंड लास्ट कैटेगरी है पीजेंट्स एंड आर्टिसंस की। तो यहां से पर्सिया में जो 4 सोशल कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये चारों को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखेंगे। सबसे ऊपर आते हैं नाइट्स एंड प्रिंसेस, फिर आते हैं मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट और लॉयर्स, तब आते हैं फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट, और चौथे पे आते हैं पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। In other words, he attempted to suggest that social divisions were not unique to India. एंशियंट पर्सिया का एग्जाम्पल देकर के वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सोशल डिवीजन है ये इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, दूसरी सोसाइटीज में भी, दूसरे कल्चर्स में भी ऐसी कैटेगरीज पाई जाती हैं, सोसाइटी में डिविजन्स हैं। एंड ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट विद इन इस्लाम ऑल मेन वेर कंसिडर्ड इक्वल। ये एक लाइन यहां से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहता है कि इस्लाम में सारे मेन इक्वल माने जाते हैं, बराबर माने जाते हैं। द ओनली डिफरेंस दैट एग्जिस्टेड अमॉन्ग देम इज इन देयर ऑब्जर्वेंस ऑफ पाइटी। यानी किस तरीके से वो अपने धर्म का पालन कर रहा है उसी में डिफरेंसेस, अदरवाइज ऑल मेन आर इक्वल इन इस्लाम। कास्ट सिस्टम में एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो यदि ये 8 मार्क्स में पूछा जाता है, और वो है नोशन ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की जो धारणा थी वो क्या थी? ही एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम बट ही डिसअप्रूव्ड द नोशन ऑफ पॉल्यूशन इन इट। वो कहता है कि ये जो कास्ट सिस्टम डेवलप किया गया है ब्राह्मण्स के द्वारा, दैट इज गुड, लेकिन उसमें जो पॉल्यूशन की धारणा है, पॉल्यूशन की नोशन है, ये सही नहीं है। कैसे? तो ही रिमार्क्ड दैट एवरीथिंग which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity. अब यहां से यदि सवाल आता है कि कास्ट सिस्टम को अप्रूव करने के बाद उसमें जो पॉल्यूशन की नोशन थी, पॉल्यूशन की धारणा थी, उसको कैसे उसने डिसअप्रूव किया? तो अल्बर्नी का मानना है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो इम्प्योर हो जाती है या इम्प्योरिटी के स्टेट में चली जाती है, जो अशुद्ध हो जाती है, इट ऑलवेज स्ट्राइव्स, वो प्रयास करती है, एंड इवेंचुअली इट सक्सीड्स इन रीगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। कोई भी ऐसी चीज जो अशुद्धता की अवस्था में जाए वो प्रयास करती है और अंततः सफल भी होती है अपनी प्योरिटी को रीगेन करने के लिए, अपनी शुद्धता को वापस से प्राप्त करने के लिए। और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए वो कहता है द सन क्लिंजेस द एयर। एयर यदि इम्प्योर हो जाए तो सूरज की रोशनी से वो क्लीन हो जाता है। द सॉल्ट इन द सी प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। यानी कि जो सी है, समुद्र है, समुद्र में जो नमक होती है वो पानी को इम्प्योर होने से, पॉल्यूटेड होने से बचाती है। 2 एग्जाम्पल्स उसने दिए और उसके बाद वो कहता है कि इफ इट वेयर नॉट सो लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, इंसिस्टेड अल्बर्नी। अल्बर्नी कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो एयर यदि गंदा होते जाता, वायु यदि गंदी होती जाती, हवा गंदी होती, सूरज उसको क्लीन नहीं करता, तो लाइफ कैसे पॉसिबल थी? समुद्र में यदि सॉल्ट उस सी वाटर को पॉल्यूटेड होने से नहीं बचाता, नहीं क्लीन करता, तो कैसे लाइफ पॉसिबल थी? एंड द कंसेप्शन ऑफ सोशल पॉल्यूशन इंट्रिंसिक टू द कास्ट सिस्टम वाज अकॉर्डिंग टू हिम कंट्रेरी टू द लॉज ऑफ नेचर। यानी ये जो धारणा सोशल पॉल्यूशन की बनाई गई थी कास्ट सिस्टम में,
या कास्ट सिस्टम में पॉल्यूशन की भावना को इंटीग्रेट कर दिया गया था, उसको लेकर के वो कहता है कि इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति के नियम है इसके विरोध में ये नियम पॉल्यूशन वाली है। अब इसको कंक्लूड करते हैं कि अल्बर्नीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम was deeply influenced by his study of normative Sanskritic text, which laid down the rules governing the system from the point of view of the Brahmins. आप देख रहे हो कि जो कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है उसमें वो कहता है कि जातियों में पॉल्यूशन की नोशन है, धारणा, इसकी कंसेप्शन दी गई है सांस्कृतिक टेक्स्ट में। तो आप कह सकते हैं कि जो रूढ़िवादी सांस्कृतिक टेक्स्ट हैं, जो नॉर्मेटिव सांस्कृतिक टेक्स्ट हैं, उन्हीं से ये सारे पॉइंट्स लिए गए। However, in real life, the system was not quite as rigid. आपने 4th चैप्टर में भी पढ़ा है, महाभारत वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ये जो सिस्टम थी रियल लाइफ में इतनी रिजिड नहीं थी, वो काफी फ्लेक्सिबल थी। फॉर एग्जाम्पल, the category is defined as antyaj. Antyaj, literally born outside the system, were often expected to provide inexpensive labor to both peasants and zamindars. अंत्यज नाम की जो कैटेगरी थी, सामाजिक श्रेणी थी, अंत्यज का मतलब 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसका अर्थ होता है वन हु इज बोर्न आउटसाइड द सिस्टम, जो व्यक्ति इस कास्ट सिस्टम के बाहर जन्म ले, जो किसी कास्ट में इंक्लूड ना हो सके, तो वैसी कैटेगरी को आउटसाइडर या बारबेरिक कहा जाता है सांस्कृतिक ट्रेडिशन। बट दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार्स। इन अदर वर्ड्स, while they were often subjected to social oppressions, they were included within economic networks. यानी केवल आप सोशल नेटवर्क को देख रहे हो कि उनको इग्नोर कर दिया गया, उनको पॉल्यूटेड बता दिया गया, उनको आउटसाइडर बता दिया गया, बट किसी न किसी तरीके से उनको समाज में इंक्लूड किया गया। और उसी का एग्जाम्पल अंत्यज का दिया है कि जो अंत्यज थे, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, दे वेर आउटसाइडर्स बट स्टिल they were included within the economic network of the society. तो इस तरीके से अल्बर्नी का ये जो कास्ट सिस्टम के ऊपर डिस्क्रिप्शन है ये उतना ऑथेंटिक नहीं होता, क्योंकि उसने उन्हीं किताबों को रेफर किया जो सांस्कृतिक ट्रेडिशन के थे। आई होप कि ये वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा।